दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे अकाउंटिंग बाय अपटे A+A। दोस्तों आज हम लोग पार्ट 2 देखेंगे, पार्ट 2 ऑफ हाउ टू सिलेक्ट अ क्वालिटी स्टॉक। दोस्तों पार्ट 1 में हमने बेसिक चीज़ें समझने की कोशिश की, जिसमें हमने कुछ एग्जांपल्स देखे। एक कार का एग्जांपल देखा, फिर हमने वेजिटेबल खरीदने का एग्जांपल देखा, फिर पानी का एग्जांपल देखा। दोस्तों वो एग्जांपल खाली अपने फंडामेंटल्स क्लियर करने के लिए थे कि स्टॉक मार्केट में जब भी हम लोग शेयर चुनते हैं तो हमको क्या क्या प्रिकॉशंस लेने हैं, क्या क्या मार्केट में अवेलेबल है और उसमें से हमको क्या चुनना है। तो क्या स्टॉक चुनना इतना इजी है दोस्तों? मार्केट में स्टॉक चुनना बिल्कुल इजी नहीं है। स्टॉक चुनना डिफ़िकल्ट है। वही जो डिफ़िकल्टी लेवल है वही आसान करने का यह अपना वीडियो का मकसद है। तो पिछली वीडियो में दोस्तों सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ हमने क्या सीखी, मैंने क्या सीखी? फ्लड वाटर इज़ नॉट ड्रिंकेबल, मतलब जो फ्लड का पानी है वो पीने का नहीं है, उसमें से जो अच्छा पानी है वही पीने का है। अगर ये हम लोग स्टॉक मार्केट से अगर कोरिलेट करेंगे तो स्टॉक मार्केट में 5,000 6,000 शेयर्स लिस्टेड है स्टॉक एक्सचेंज पे, लेकिन वो सब में हमको ट्रेड करना है क्या? नहीं करना है। कभी कुछ टिप आएगा, 10 रुपये का शेयर 100 रुपया जाएगा, 100 का 1,000 रुपया जाएगा, लेकिन उसमें भरोसा करना है? उसमें बिल्कुल भरोसा नहीं करना है। भरोसा करना है शेयर्स के फंडामेंटल्स के ऊपर, भरोसा करना है शेयर्स के प्रोमोटर्स के ऊपर, और भरोसा करना है जो शेयर का पास परफॉर्मेंस है और जो फ्यूचर का गाइडलाइन है उसके ऊपर सिर्फ भरोसा करना है। और वो भरोसा कैसा करना है, उसमें क्या क्या चीज़ें हमको देखनी है, आइए कुछ चीज़ें हम लोग ये पार्ट 2 में देखते हैं। दोस्तों जब भी हम लोग कोई भी इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उसके पीछे दो मकसद होते हैं, एक तो कैपिटल एप्रिसिएशन और दूसरा रिकरिंग इन्फॉर्मेशन। लेकिन दोस्तों सबसे एक इम्पॉर्टेंट प्री कंडीशन जो ये है कि अपना इन्वेस्टमेंट सेफ़ होना चाहिए। सेफ्टी सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद में दोस्तों यूटिलिटी, जैसे हमने पिछले वीडियो में देखा एग्जाम्पल में कि उसका यूटिलिटी कितना है। उसका यूटिलिटी मतलब उसका मुझे फ़ायदा कितना होने वाला है। उस हाइजीन दोस्तों, अपना इन्वेस्टमेंट का जो हाइजीन है वो भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। फिक्स डिपॉजिट्स कोऑपरेटिव बैंक में रखना या फिक्स डिपॉजिट किसी पता संस्था में रखना या फिक्स डिपॉजिट किसी बड़े बैंक में रखना, उसमें दोस्तों बहुत अंतर होता है। अगर बड़े बैंक में फिक्स डिपॉजिट रखेंगे तो उसका इंटरेस्ट थोड़ा कम रहता है। कोऑपरेटिव बैंक में रखेंगे इंटरेस्ट थोड़ा ज़्यादा मिलेगा, और अगर किसी पता संस्था में रखेंगे तो इंटरेस्ट आपको और भी ज़्यादा मिलेगा, 10% भी मिल सकता है। लेकिन उसमें दोस्तों सेफ्टी किस में सबसे ज़्यादा है? सेफ्टी जो अच्छा बैंक है, जो नेशनलाइज बैंक है या HDFC ICICI जैसे जो अच्छे प्राइवेट बैंक्स हैं उसमें सेफ्टी ज़्यादा है। तो नेचुरली अगर सेफ्टी ज़्यादा है तो उसमें रिटर्न भी थोड़ा कम मिलेगा। तो हाइजीन इज़ इम्पॉर्टेंट, रिटर्न इज़ इम्पॉर्टेंट। भले रिटर्न थोड़ा कम हो, लेकिन जो रिटर्न है और जो कैपिटल है उसका सेफ्टी बहुत इम्पॉर्टेंट है। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट दोस्तों, कैश फ्लो इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। दैट मीन्स इन्वेस्टमेंट करने के बाद ऐसा नहीं होना चाहिए कि दैट इज़ अ डेड इन्वेस्टमेंट। फॉर एग्जांपल अगर हमने किसी रियल इस्टेट में इन्वेस्ट किया एंड अगर वो रियल इस्टेट हमने रेंट पे किसी को दिया नहीं, ऐसे ही रखा है, तो दैट इज़ गोइंग टू बी अ डेड इन्वेस्टमेंट। कैपिटल एप्रिसिएशन होगा लेकिन कितना होगा मालूम नहीं। कोविड जैसा अगर पेंडेमिक आएगा तो कैपिटल का वैल्यू कम भी जाएगा। लेकिन इन्वेस्टमेंट जो अपना है दोस्तों, उसमें सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी होना चाहिए कैश फ्लो के ऊपर। इन्वेस्टमेंट जो दोस्तों अपना है उसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस होना चाहिए कैश फ्लो के ऊपर। मतलब जो भी हम इन्वेस्टमेंट करेंगे उससे अपना कंटिन्यूस कैश फ्लो बना रहना चाहिए। दैट मीन्स आफ्टर एवरी लेट अस से 2 मंथ्स 3 मंथ्स डाउन द लाइन उससे कुछ ना कुछ कैश फ्लो हमको मिलना चाहिए। कैपिटल का अप्रिसिएशन भी होना चाहिए और कैश फ्लो भी मिलना चाहिए। दोस्तों मैंने पिछले एक मेरे वीडियो में बोला था, कैश फ्लो इन आवर लाइफ इज़ एज इम्पॉर्टेंट एज ऑक्सीजन इन आवर लाइफ। तो दोस्तों चलिए अभी टॉपिक पे आते हैं कि शेयर कैसे चुनना है। दोस्तों शेयर चुनने में देयर आर 2 वेज। एक है फंडामेंटल एनालिसिस और दूसरा है टेक्निकल एनालिसिस। मेरा जो दोस्तों वेटेज रहता है, मैं जो करता हूँ वो फंडामेंटल एनालिसिस करता हूँ। टेक्निकल एनालिसिस में जो टेक्निकल एनालिस्ट है वो क्या करते हैं, उसमें जो चार्ट्स रहते हैं वेरियस टाइप्स का, बार चार्ट है, कैंडल चार्ट है, लाइन ग्राफ है, उसमें जो दोस्तों मूवमेंट होता है दैट मूवमेंट इज़ ट्रैक्ड बाय द
टेक्निकल एनालिस्ट, एंड उसके ऊपर से दे फॉर्म सर्टन ओपिनियंस के आगे जाके ये शेयर प्राइस में क्या होगा। लेकिन दोस्तों मैं फंडामेंटल एनालिसिस करता हूँ। फंडामेंटल एनालिसिस मतलब क्या कि कंपनी का बैलेंस शीट, कंपनी का बैकग्राउंड, कंपनी का P&L और कंपनी के जो फिनेंशियल पैरामीटर्स है उसका एनालिसिस मैं करता हूँ। ये मैं क्यों करता हूँ? फंडामेंटल एनालिसिस टेक्निकल एनालिसिस से अच्छा है या टेक्निकल एनालिसिस फंडामेंटल एनालिसिस से अच्छा है? ऐसा कुछ नहीं दोस्तों, दोनों जो एनालिसिस के सिस्टम है वो अपने जगह पे सही है। लेकिन मेरा ये मानना है दोस्तों कि टेक्निकल एनालिसिस में, चार्ट्स में, टेक्निकल एनालिस्ट जो है उसको तभी कुछ चीज़ मालूम पड़ती है जब भी चार्ट में मूवमेंट आता है। दैट मीन्स दोस्तों 50% ऑफ द मूवमेंट हैज़ ऑलरेडी हैपन। वो होने के बाद ही चार्ट में कुछ कप एंड हैंडल हो, हेड एंड शोल्डर हो, ऐसे बहुत से पैटर्न्स हैं। तो वो पैटर्न कभी रिफ्लेक्ट होता है चार्ट में जब भी वो डेवलपमेंट प्राइस का हो या वॉल्यूम का हो, तो वो डेवलपमेंट होने के बाद चार्ट में रिफ्लेक्ट होता है। तो इट इज़ क्वाइट पॉसिबल कि टेक्निकल एनालिसिस के रडार में स्टॉक का जो फ्यूचर में जो परफॉर्मेंस आने वाला रहेगा उसमें से पार्ट हैज़ ऑलरेडी टेकन प्लेस। आप समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? दैट मीन्स अगर शेयर प्राइस बढ़ने वाला है तो ऑलरेडी 30-40-50% से जब भी प्राइस बढ़ता है तभी वो टेक्निकल चार्ट में रिफ्लेक्ट होता है एज अ पैटर्न। ऐसा मुझे लगता है, आई मे बी रॉन्ग बट ऐसा मुझे लगता है। इसीलिए मैं टेक्निकल्स के ऊपर ज़्यादा डिपेंड नहीं रहता हूँ, मैं रहता हूँ फंडामेंटल्स के ऊपर। मेरा भरोसा ज़्यादा रहता है फंडामेंटल्स के ऊपर। तो फंडामेंटल्स का जब भी हम लोग दोस्तों बात करते हैं तो फंडामेंटल्स में देर आर 4 पार्ट्स। एक है कंपनी का बैलेंस शीट, बैलेंस शीट में जो फिगर्स है ब्लैक एंड वाइट में उसका एनालाइज करना। दूसरा है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तीसरा है कैश फ्लो। जैसे मैंने पहले बोला कैश फ्लो इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन आवर फिनेंशियल लाइफ, वैसे कैश फ्लो इज़ इम्पॉर्टेंट ऑल्सो फॉर कंपनीज स्मूथ वर्किंग, कंपनीज स्मूथ रनिंग। और चौथा लास्ट बट नॉट द लीस्ट डायरेक्टर्स एंड ऑडिटर्स रिपोर्ट। दोस्तों प्रॉफिट एंड लॉस में जो है, प्रॉफिट एंड लॉस में आपको मेनली हिस्टोरिकल डेटा मिलेगा, मतलब खाया पिया पचाया जो भी पास्ट के फिगर्स है वो हमको प्रॉफिट एंड लॉस में मिलेंगे। कंपनी ने अच्छा किया नहीं किया, कितना प्रॉफिट है, कितना सेल्स है, कॉस्ट का क्या डेवलपमेंट है, ये सब हमको कंपनी का जो प्रॉफिट एंड लॉस है उसमें मिलेगा। एंड उसमें ईयर ऑन ईयर कंपेयर करके हम लोग कंपनी का पास्ट परफॉर्मेंस हम लोग जज कर सकते हैं वेदर द कंपनी इज डूइंग गुड और नॉट। लेकिन दोस्तों जो बैलेंस शीट है उससे अपने को टू अ लार्जर एक्सटेंट फ्यूचर में कंपनी का क्या हो सकता है, P&L से हम लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं दोस्तों कि आगे जाके अगर पिछले 3 साल में कंपनी ने अच्छा परफॉर्म किया है, मार्केट भी अच्छा है, मार्केट एनवायरनमेंट भी अच्छा है, तो आगे जाके भी कंपनी का परफॉर्मेंस इन टर्म्स ऑफ सेल्स एंड इन टर्म्स ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी अच्छा ही होने वाला है। लेकिन दोस्तों जो चीज़ें छुपती है वो बैलेंस शीट में छुपती है। तो अकॉर्डिंग टू मी P&L रीड करना ईजी है, बैलेंस शीट रीड करना थोड़ा डिफ़िकल्ट है। एंड अगर कंपनी का आगे क्या होगा ये अगर ज़्यादा समझने की कोशिश करनी है तो मेरे हिसाब से बैलेंस शीट रीड करना, बैलेंस शीट पढ़ना, लायबिलिटीज़ में क्या है, एसेट्स में क्या है, रिजर्व्स में क्या क्या पड़ा है, कैपिटल कितना है, डेट कितना है, ये सब चीज़ें दोस्तों हमको बैलेंस शीट में समझ में आती है। तीसरा चीज़ है दोस्तों कैश फ्लो। कंपनी का स्मूथ वर्किंग के लिए कंपनी के एक्सपेंसेस रहते हैं, सैलरीज रहती है, रेंट रहता है, बाकी सब एक्सपेंसेस रहते हैं, वो एक्सपेंसेस टेक केयर करने के लिए दोस्तों कैश फ्लो इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। कैश फ्लो कहाँ से आता है? जो करंट एसेट्स है उनका जब भी लिक्विडेशन होता है, फॉर एग्जांपल मटेरियल बेचा, डेटर्स क्रिएट होते हैं, इन्वेंट्री कम होता है, डेटर्स क्रिएट होते हैं, डेटर्स से पैसा कलेक्ट करना है, दैट रिजल्ट्स इनटू कैश फ्लो। देयर आर वेरियस अदर वेज ऑल्सो बट दिस इज वन ऑफ द मेजर वे के करंट एसेट में कम से कम पैसा अपना अटका हुआ रहना चाहिए, दैट इज कैश फ्लो। एंड देन डायरेक्टर्स एंड ऑडिटर्स रिपोर्ट। डायरेक्टर्स रिपोर्ट में दोस्तों कंपनी का जो डायरेक्टर है उनके हिसाब से कंपनी का परफॉर्मेंस अभी तक कैसा हुआ और आगे जाके कैसा हो सकता है, ये उसमें उनका सब पूरा एनालिसिस रहता है। ऑडिटर्स रिपोर्ट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। ऑडिटर्स रिपोर्ट इज़ दोस्तों इक्वली इम्पॉर्टेंट बिकॉज ऑडिटर्स रिपोर्ट में जो भी रेड फ्लैग्स रहेंगे, अगर कुछ रहेंगे तो ऑडिटर्स आर सपोज टू फ्लैग दोज कंसर्न्स इन द ऑडिटर्स रिपोर्ट।
तो वो ऑडिटर रिपोर्ट पढ़ने से हमको मालूम पड़ता है कि कंपनी का अकाउंटिंग में ट्रांसपेरेंसी कितना है, वेदर all the contingencies, all the provisions are properly taken care of or not, all the risks are covered or not. ये सब दोस्तों चीज़ें ऑडिटर्स रिपोर्ट में आती है। अभी दोस्तों P&L के बारे में थोड़ा बात करेंगे। P&L में सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट क्राइटेरिया है एनालिसिस का वो है दोस्तों सेल्स, उसको रेवेन्यू भी हम लोग बोलते हैं। और रेवेन्यू का जो दोस्तों ग्रोथ है वो ग्रोथ कितना है, कांस्टेंट है, इंक्रीजिंग है, डिक्रीजिंग है, उससे कंपनी का आगे पैटर्न क्या रहेगा परफॉर्मेंस का, ये दोस्तों हमको मालूम पड़ता है। एक एग्जांपल लेते हैं, समझो कंपनी का ग्रोथ ईयरली 10% से कंपनी ग्रो हो रहा है पिछले 4 साल से, ठीक है। 10% अच्छा है दोस्तों, लेकिन इसका मतलब ये भी है कि कंपनी इज स्टैग्नेंट, इट इज़ ग्रोइंग बट इट इज़ गोइंग एट अ कांस्टेंट स्पीड ऑफ 10%। दैट मीन्स इसका मतलब ये भी हो सकता है कि कंपनी इज़ नॉट मेकिंग एडिशनल एफर्ट्स टू ग्रो फास्टर और टू ग्रो मोर। ऑफकोर्स दोस्तों ये जो ग्रोथ है दैट इज़ अ रिलेटिव टर्म, उसके सामने हमको मार्केट ग्रोथ कितनी है ये भी देखनी पड़ती है, एंड इसके सामने हमको कॉम्पिटिटर्स क्या परसेंटेज से ग्रो हो रहे हैं ये भी देखना पड़ता है। जैसा अभी हमने 10% का एग्जाम्पल लिया, तो समझो एक कंपनी कॉन्स्टेंटली 10% से ग्रो हो रही है, लेकिन उसके कॉम्पिटिटर्स दोस्तों अगर समझो उससे ज़्यादा ग्रो कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये कंपनी का मार्केट शेयर थोड़ा थोड़ा हर साल कम होते जा रहा है। समझो मार्केट इज़ ग्रोइंग बाय लेट अस से 15%, ये मार्केट ग्रोथ का एनालिसिस, उसका फिगर सब हमको इंटरनेट पे अवेलेबल रहता है। कहाँ पे रहता है, कैसे देखने का है, वो हम आगे के वीडियोस में जब भी इसके अंदर हम लोग डीप डाइव करेंगे P&L के ऊपर, बैलेंस शीट के ऊपर, तभी हम लोग वो सब चीज़ें देखेंगे। लेकिन अभी इन द ब्रॉडर सेंस मार्केट ग्रोथ से कंपनी का ग्रोथ ऑलवेज ज़्यादा होना चाहिए। मार्केट समझो 15% से ग्रो हो रहा है, तो कम से कम जो अपना ग्रोथ है दोस्तों वो 15% से होना ही चाहिए, एंड ऑल्सो कॉम्पिटिटर से अपना ग्रोथ ज़्यादा होना चाहिए। कंपनी का ये भी देखना चाहिए दोस्तों वेदर कंपनी इज़ इन द निश मार्केट। निश मार्केट मतलब टू अ लार्जर एक्सटेंट मोनोपोलिस्टिक मार्केट। अगर मोनोपोलिस्टिक मार्केट में अगर कंपनी है, कंपनी अगर कंट्रोलिंग पोजीशन में है, देन कंपनी कैन ड्राइव द प्राइसेस इन द मार्केट। फॉर एग्जांपल दोस्तों अगर हम लोग पेट्रोलियम का अगर एग्जांपल लेंगे, तो पेट्रोलियम के 2-3 ही कंपनीज है, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन, हिंदुस्तान पेट्रोलियम, उनका निश मार्केट है पेट्रोल और डीजल का। तो जैसे इंटरनेशनल प्राइस बढ़ता है, अपना पेट्रोल का प्राइस भी बढ़ता है। तो इट इज़ इम्पॉर्टेंट, अगर कंपनी इज़ इन द कंट्रोलिंग पोजीशन इन द मार्केट, तो रॉ मटेरियल अगर प्राइस में इंक्रीज होता है, और अगर कंपनी इज़ इन द कंट्रोलिंग स्टेट, मेजर अगर मार्केट शेयर कंपनी के पास है, देन कंपनी इज़ एबल टू पास ऑन द रेट इंक्रीज ऑल्सो टू इट्स क्लाइंट। लेकिन अगर कंपनी कंट्रोलिंग पोजीशन में नहीं है, कंपनी का मार्केट शेयर कम है, तो बाकी के कंपनीज दोस्तों अपने प्राइसेस ना बढ़ा के, ऑन द अदर हैंड अपने प्राइसेस कम करके ये जो छोटे छोटे कंपनीज हैं उनको खा जाते हैं। बेस्ट एग्जांपल दोस्तों टेलीकॉम सेक्टर अगर हमने देखा रहेगा, तो 2 या 3 साल पहले कट थ्रोट कॉम्पिटिशन था टेलीकॉम कंपनीज में। जैसे ही जियो का एंट्री हुआ, जियो फंडामेंटली इतना स्ट्रांग है दोस्तों, आइडिया, वोडाफोन आइडिया जैसे कंपनी को, एयरटेल जैसे बड़े कंपनी को, अगर हम लोग शेयर प्राइस में उनके मूवमेंट देखेंगे, 4 साल पहले वोडाफोन आइडिया का शेयर 100 रुपये के आसपास था, अभी 9 रुपये के आसपास है। सो दिस इज़ द पावर ऑफ कंपनी बीइंग इन अ कंट्रोलिंग पोजीशन। जितना कंपनी का मार्केट पे होल्ड ज़्यादा रहेगा, जितना मार्केट शेयर ज़्यादा रहेगा, उतना कंपनी को सेल्स इंक्रीज करने में बेनिफिट होता है, उतना कंपनी का प्रॉफिट मार्जिन भी अच्छा रहता है। तो जब भी हम लोग शेयर चुनते हैं दोस्तों, तो कंपनी का जो मार्केट में पोजीशन है, कंपनी का जो मार्केट शेयर है, और कंपनी का जो प्रॉफिट मार्जिन परसेंटेज है एज़ कम्पेयर टू अदर कंपनीज, ये देखना और इसका एनालाइज करना बहुत ज़रूरी है। तो ऐसे ही कंपनी में दोस्तों निवेश करें कि जो मार्केट में पावरफुल पोजीशन में है। मतलब अगर एक समझो F&B हमने सेक्टर लिया, तो F&B के जो टॉप 4-5 कंपनीज है उसी में हमको इन्वेस्टेड रहना है। ब्रिटानिया रहेगा, हिंदुस्तान लीवर रहेगा, ITC रहेगा। तो ऐसे जो मार्केट लीडर्स है दोस्तों, इट इज़ ऑलवेज इम्पॉर्टेंट एंड बेनिफिशियल टू रिमेन विद द मार्केट लीडर्स। मार्केट लीडर्स के दोस्तों शेयर प्राइस कम नहीं होते हैं क्या? अगर मार्केट नीचे आया
तो उनके भी शेयर प्राइसेस कम होते जाते हैं, लेकिन उनका जो दोस्तों डिविडेंड यील्ड है, उनका जो बोनस इश्यूज आते हैं, उनके जो बायबैक आते हैं, उससे अपना जो कैपिटल में लॉस हुआ है टू अ लार्जर एक्सटेंट वो लॉस फुलफिल होता है। और जैसे ही दोस्तों मार्केट इम्प्रूव होता है ना, उसमें जो स्ट्रॉन्गेस्ट शेयर जो है ना दोस्तों, जो स्ट्रॉन्ग क्वालिटी की शेयर्स है ना, उनमें अप्रिसिएशन जल्दी और फास्ट होता है। तो ये दोस्तों था P&L में हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस में क्या क्या एनालाइज करना चाहिए। एक तो रेवेन्यू है, प्रॉफिट है, कॉस्ट है, मार्केट पोजीशन है, मार्केट शेयर है, सेल्स ग्रोथ है, ये सब चीज़ें प्रॉफिट एंड लॉस में हमको मालूम पड़ती है। अभी आते हैं दोस्तों बैलेंस शीट में। बैलेंस शीट में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या है दोस्तों कि कंपनी का इक्विटी कितना है। अगर हम लोग एक एनालाइज करेंगे दोस्तों, तो 100 में से 50 कंपनी अगर हम लोग लेंगे जिनका इक्विटी बहुत कम है, जिनका दोस्तों इक्विटी बेस कम रहता है, उनका स्टॉक का परफॉर्मेंस इज ऑलवेज फार बेटर दैन द कंपनीज विद हायर इक्विटी बेस। दूसरा चीज़ दोस्तों देखना है कि कंपनी के रिजर्व्स कितने हैं। जनरल रिजर्व्स दैट मीन्स एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट जो है कंपनी के, वो कितने हैं बैलेंस शीट में अवेलेबल। उससे दोस्तों कंपनी का जो बोनस आता है या कंपनी का जो बायबैक आता है, उसके लिए ये रिजर्व्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद में दोस्तों कंपनी की डेट कितनी है, डेट मतलब कंपनी का कर्जा कितना है, ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है अकॉर्डिंग टू मी। क्योंकि दोस्तों बहुत से कंपनीज ऐसे मैंने देखे हैं कि जब भी कंपनी फॉर्म हुए थे, दोज कंपनीज वेयर मार्केट लीडर्स, उनका मार्केट में मोनोपोलिस्टिक सिचुएशन था, होल्ड था दोस्तों। लेकिन स्लोली जैसे मार्केट थोड़ा भी अगर ख़राब हुआ तो उसका इफेक्ट उनका प्रॉफिटेबिलिटी पे होता है। और अगर डेट समझो सपोज दोस्तों बहुत रहेगा, तो रीपेमेंट के ऊपर भी उसका इफेक्ट होता है। तो दोस्तों डेट कितना होना चाहिए, कम ज़्यादा, ऑफकोर्स ये रिलेटिव टर्म है, कम या ज़्यादा। जितना डेट हम लोग सर्विस कर सकते हैं हम लोग मतलब कंपनी, उतना ही डेट कंपनी के बुक्स में होना चाहिए। तो व्हाट इज़ इम्पॉर्टेंट इज़ टू सी द प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द कंपनी, कि कंपनी को जो इंटरेस्ट जो भरना है लोन के ऊपर, वेदर द प्रॉफिट इज़ सफिशिएंट टू टेक केयर ऑफ दैट डेट और नॉट। दोस्तों नहीं तो कभी कभी ऐसा होता है कि समझो आदमी का वेट 50 किलो है, अगर वो 50 किलो के आदमी ने 100 किलो का अगर वेट उठाने का कोशिश किया तो क्या होगा, आदमी कोलैप्स हो जाएगा। वैसे ही दोस्तों कंपनी का होता है, अगर डेट ज़्यादा लिया तो कंपनी कोलैप्स होने का भी चांस रहता है। उसका एक 2-3 एग्जाम्पल है आइडिया दोस्तों। आइडिया का डेट इतना है, कंपनी जितना प्रॉफिट कमाता है उससे ज़्यादा उनको उससे ज़्यादा उनको जो डेट का इंटरेस्ट है उसमें देना पड़ रहा है। दोस्तों जितना डेट ज़्यादा रहेगा उतना वो डेट को सर्विस करना भी डिफ़िकल्ट होता है। और एक दफ़ा वो कंपनी विशियस सर्कल में फंस गई, इफ़ कंपनी इज़ नॉट एबल टू रीपे द डेट, देन समझो स्लोली बट श्योरली कंपनी का डाउनफॉल चालू हो जाएगा। तो कंपनी में जितना कम डेट है उतना कंपनी सिलेक्शन के लिए मीन्स हाउ टू सिलेक्ट अ क्वालिटी स्टॉक, जितना कम डेट उतना क्वालिटी स्टॉक, ऐसा हम लोग बोल सकते हैं। तो कंपनी का डेट कम होना चाहिए, अगर डेट है भी तो भी कंपनी का रीपेमेंट कैपेसिटी होना चाहिए। एंड देन ऑफकोर्स जैसे मैंने पहले बोला कि ये रीपेमेंट कैपेसिटी जो कंपनी का है, जो कंपनी का सेल्स ग्रोथ है विज़ा विज़ मार्केट ग्रोथ, अगर इफ़ ऑल पैरामीटर्स आर गुड एंड कंपनी इज एबल टू सर्विस इज डेट्स, फॉर एग्जांपल टाटा स्टील के पास भी डेट बहुत है दोस्तों, लेकिन कंपनी का मैनेजमेंट ऐसा है, कंपनी का सेल्स इतना अच्छा है, कंपनी का प्रॉफिटेबिलिटी इतना अच्छा है कि इतना बड़ा डेट कंपनी रीपे कैसे करता है मालूम ही नहीं पड़ता है, एवरीथिंग इज़ वर्किंग स्मूथ। तो उसका रीपेमेंट का कैपेसिटी होना चाहिए, वही मैं कहने की कोशिश कर रहा हूँ। लेकिन अगर जैसे ही हमको ऐसा लगा बैलेंस शीट एनालाइज करके कि रीपेमेंट कैपेसिटी इज़ फॉलिंग, बेटर टू एग्जिट फ्रॉम दैट कंपनी। तो दोस्तों ये थे कुछ ब्रॉडर आइडियाज़ एज फार एज प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ द कंपनी इज़ कंसर्न, बैलेंस शीट इज़ कंसर्न, कैश फ्लो इज़ कंसर्न। इसमें हमको क्या क्या देखना है, इसमें हमको क्या क्या एनालाइज करना है, उसका हमने एक ब्रॉड बेसिस पे ओवरव्यू ये वीडियो में लिया, पार्ट 2 में लिया। अभी पार्ट 3 में हम लोग जब भी जाएंगे दोस्तों, तो अभी पार्ट 3 में हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस लेंगे, उसमें से फिगर्स लेंगे, बैलेंस शीट लेंगे, उसमें से फिगर्स लेंगे, और कौन सा फिगर अच्छा है कौन सा फिगर इतना अच्छा नहीं है,
कौन से फिगर को कैसे एनालाइज करना है, ये सब चीज़ें हम लोग अभी पार्ट 3 में देखेंगे। तो मैं आशा करता हूँ ये पार्ट 2 आपको पसंद आया रहेगा। अगर पसंद आया है तो डेफिनेटली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरे वीडियो को लाइक भी कीजिएगा। और अगर बाय चांस आप में से किसी ने मेरा पार्ट 1 नहीं देखा है ये सीरीज़ का, तो मैं एंड स्क्रीन में उसका लिंक दे रहा हूँ, आप वहाँ पे क्लिक करके पार्ट 1 देख सकते हैं। So thank you very much for your time. See you in next video.